हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक और नया एक्सपीरियंस वीडियो। देखो इसमें क्या है कि मैं आपको पहले बताता हूँ ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और हमारी टीम भी बनाती रहती है। तो जनरली होता है क्या है कि कस्टमर के पास कुछ एग्जिस्टिंग डेटा होता है किसी ना किसी फॉर्मेट में। जैसा कि मान लो एक्सेल में, एक्सएमएल में, एचटीएमएल के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जेएसएन में, एक्सेल में, सीएसवी में। तो क्लाइंट क्या कहता है कि जो आपने मेरा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाया है इसमें मेरे को कस्टमर्स डाल के दे दो, मुझे यूज़र्स डाल के दे दो, मेरे कॉस्ट सेंटर्स डाल के दे दो, मेरे मास्टर्स डाल के दे दो। तो होता क्या है, दो तरीके हैं। या तो मैं यूज़र को बोलूँ कि आप अपना एक यूज़र लगाओ और मैनुअली पूरा डेटा फीड कर दो, बट वो जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट टूल का, जो कि किसी भी एक्सेल के फॉर्मेट को जेंगो के डेटाबेस में, मतलब कि एसक्यूएल यूज़ हो रहा हो या कुछ भी यूज़ हो रहा हो, जेंगो के थ्रू उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सारा रिकॉर्ड, जिससे यूज़र को आसानी हो जाती है अपने वर्क को फ्लो में लाने के लिए। ठीक है। तो मार्केट में दो तीन लाइब्रेरी हो या शायद उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे पांडा पीडी है, पांडा लाइब्रेरी से भी आप एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं एक्सेल इंपोर्ट करूँगा। बट मेरे को जो सबसे आसान लगती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइब्रेरी है, जो कि ये है डी जेंगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइब्रेरी। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप जाके पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें हमें ज्वाइन कैसे करना है और नेस्टेड लूप वगैरह जब हम यूज़ करेंगे तो किस तरीके से इंपोर्ट करना है, सारा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। बट अभी जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा इंपोर्ट करना, जिससे आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस स्ट्रक्चर में काम करता है। और ये हमारी वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं, codewithmedi.com.in सॉरी। और यहाँ पे मैंने एक SM बिल का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप स्मार्ट बिलिंग या सिंपल बिलिंग बोल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है। अभी वो इंटरनेट बंद कर रखा है मैंने, इसलिए वो उस तरीके से हुआ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, अभी जस्ट क्रिएट किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने प्रोजेक्ट इसलिए पहले क्रिएट कर लिया कि शायद वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होने के चांस हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा जो लाइव वर्क में आपको बहुत काम आने वाला है, एजुकेशन पर्पज़ से भी काम आने वाला है। और अब जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तो आप जनरली ऐसे ही चैलेंजेस फेस करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए पहले। अगर आपको नहीं आता है प्रोजेक्ट क्रिएट करना और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना ये सारा, तो आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। हमारे भाइयों ने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं और वो लोग भी यार काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। पहले नॉलेज को अच्छे से दोबारा से रीड करना पड़ता है और फिर हम बनाते हैं। ठीक है। तो आप उनकी वीडियो को रीड करिए और आप किसी भी आईडी को यूज़ कर सकते हैं। फील फ्री टू यूज़ एनी आईडी, चाहे आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लें, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, या जेट ब्रेन का और भी कोई है। मैं यहाँ पर पाईचार्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि जेंगो के कोड में ये मुझे ऑटो सजेशन दे देता है। और जो मुझे एचटीएमएल वगैरह और डिज़ाइनिंग करनी होती है तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ, या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा। तो ठीक है। इसका एक और प्लस पॉइंट है, इंस्टॉलेशन करते वक्त ये वर्चुअल एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर देता है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट की इतनी टेंशन नहीं होती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और सेटिंग्स फाइल्स में मैंने ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो मेरा टेम्पलेट का है, टेम्पलेट डायरेक्टरी os.path.join बेस डायरेक्टरी। इसका मतलब है जो os का पाथ है और मेरी बेस डायरेक्टरी का पाथ है उसको ज्वाइन करके उसके अंदर टेम्पलेट फोल्डर दिया हुआ है। जैसे देखो मेरा ये बेस डायरेक्टरी ये है और इसके अंदर टेम्पलेट और स्टैटिक्स फाइल्स दी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, बेस डायरेक्टरी के अंदर ही ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं और यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मैंने सबसे पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर ऑलरेडी इसको यूज़ करना। अगर आपको ये नॉट इंस्टॉल्ड का एरर दे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे आप इस कमांड को करें, पिप इंस्टॉल django import export, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा और इजीली फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर तो वो आपको एरर जरूर देगा। ठीक है। तो आप पहले इंस्टॉल करना है पिप कमांड से टर्मिनल के अंदर आके, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये कर देना है। अब मैं एक और ऐप यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जो मेरा होने वाला है एड्रेस बुक। ठीक है। तो जो किसी भी ऐप को क्रिएट करने के लिए जो जेंगो में तरीका है वो ये है, पाइथन manage.py। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट ऐप,
ठीक है, स्टार्ट ऐप में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ADD बुक, एक एड्रेस बुक बना रहा हूँ मैं। अब ये शायद मेरा अभी दिखा देगा, हाँ ये क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर भी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो शायद देखिए यहाँ पर एड्रेस बुक आ गया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको किसी भी एप्लीकेशन को आप क्रिएट करें, ऐप को क्रिएट करें तो भाई सेटिंग फाइल्स में, इंस्टॉल्ड ऐप्स में पहले सबसे पहले डाल दें, पहला काम यही कर दें, क्योंकि इससे आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि आप सारी फाइलों में जाके कर दोगे और बार बार रन करोगे, वो एरर देगा। कई बार पकड़ में एरर नहीं आता है क्योंकि टर्मिनल पे इतना लंबा दिखाता है वो, ये लाइन, ये तो आप समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़, ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, बेसिक सी चीज़ होती है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ADD बुक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें एक URL बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस अपने मेन URL से उसको मैप कर देता हूँ। जो ये मेरा मेन URL है, मैं यहाँ से इसमें लिंक लगा दूंगा इंक्लूड यूज़ करके, क्योंकि पाथ और यहाँ पे मैं इंक्लूड और यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। तो इंक्लूड के लिए सबसे पहले मुझे क्या है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन वाले फॉर्म में। तो मैं उसको अभी करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले एक न्यू फाइल किया मैंने, पाइथन फाइल, और उसका नाम दिया मैंने URL, ठीक है। अब URLs में मैंने क्या किया है कि इस एड्रेस बुक का जो भी URL होगा मैं इसके अंदर लिखूंगा और इसको मेन URLs में इंक्लूड कर दूंगा, जिससे कि मुझे ये प्रॉब्लम ना आए। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, जिससे कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आए कि मुझे एक ही पेज पे, मतलब एक ही URL पे हज़ारों URLs डाल दिए मैंने। नहीं, हर एप्लीकेशन का सेपरेट URL कर दो और यहाँ पर लिंक कर दो। ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से काम करने का, क्योंकि एक यार सिंगल URL में जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना, 100-150 से भी ज़्यादा URL हो जाते हैं, तो किसको किसको मैप करोगे। तो बेटर है कि प्रोजेक्ट वाइज URL आप सेपरेट रखो, यहाँ पर सिर्फ लिंक डालते चले जाओ। तो यहाँ पे मेरे इसका नाम है ऐड बुक, ये लिखा मैंने। और यहाँ पे मैं लूँगा इंक्लूड, ये सारा ही हटा देता हूँ मैं एक बार, कॉमा किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा इंक्लूड, ब्रैकेट क्लोज हो गया मेरा, अंडरस्कोर में कोटेड में डाला मैंने ADD बुक डॉट URLs, क्योंकि URLs मैंने उसका नाम दिया है लास्ट में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। URLs और कॉमा। अब मेरा क्या है कि ये मेन URL जो है, इसमें ये वाला URL इंक्लूड होगा। अब इस ऐप के URL में मैं जितनी भी राइटिंग करूँगा वो सारा का सारा क्या है, मेरा आता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक व्यूज़ बना लेता हूँ, क्योंकि व्यूज़ के बेस पे ही हमारा URL होगा, ठीक है। तो डेफ सिंपल, इसका मैं डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट पेज बना रहा हूँ मैं और इसको हमने किया। अब इसको मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट REQUST, रिक्वेस्ट REQUST, हाँ यही है। हाँ, कई बार क्या है, स्पेलिंग देखना पड़ता है यार, ऐसा लगता है ना, क्योंकि स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ रिटर्न कराऊँगा। तो मैं करा रहा हूँ रिटर्न रेंडर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यूज़ में होना चाहिए। और मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने एप्लीकेशन का नाम, जैसे ADD बुक स्लैश टेम्पलेट का नाम, ठीक है। देखो मैं व्यूज़ के नाम से ही टेम्पलेट बना देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, .html। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये एप्लीकेशन तो पूरी है। अब टेम्पलेट फोल्डर के अंदर, ये क्या टेम्पलेट मैप किया हुआ है, ये हमेशा टेम्पलेट में जाके चेक करेगा। तो टेम्पलेट के अंदर मुझे एक फ़ोल्डर बनाना होगा, जिसको कुछ ऑलरेडी फ़ोल्डर बने हुए हैं। टेम्पलेट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा हमारा ADD बुक, ठीक है। ADD बुक बना दिया मैंने। अब इसके अंदर मेरा एक HTML रहेगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जिससे क्या आसानी होगी मेरे को HTML
फॉर्मेट्स को उठाने के लिए, ठीक है। ओके, ये मेरा अब एक्सटेंड वगैरह मैं नहीं यूज़ करूँगा और यहाँ पर एक सिंपल ही मैं HTML फाइल यहीं बना लेता हूँ और यहाँ पेस्ट किया और इसको सेव कर देते हैं हम इस डायरेक्टरी में, ठीक है। ये हमारी जो डायरेक्टरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली के अंदर जाके टेम्पलेट में और एड्रेस बुक के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। लोकेशन दे दिया मैंने एड्रेस बुक और मैंने इसका नाम रख दिया है यहाँ पर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट पेज HTML, ठीक है, default.html, ठीक है। ये मेरा HTML हो गया। अब इसमें और भी बहुत सारे कोड लगे हुए हैं जिनको मैं हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत अभी नहीं है इसकी। और ये एंड ब्लॉक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे जो है लोड स्टैटिक चाहिए होगा अगर मैं कुछ यूज़ करता हूँ तो। और यहाँ पे जो है इसको और बेटर करने के लिए क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे मेरा फॉर्म आ गया, फॉर्म फाइल नेम माई फाइल नेम, ओके। अब इसको मैप कर देता हूँ मैं किसके अंदर, लोड CSS की भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही मुझे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉडी टैग, ठीक है, मेन जो है हमारा। तो ये मेरा इनसाइड बॉडी हो गया, BODY बॉडी, ठीक है। और फिर ये इनसाइड HTML हो गया। और इसमें जो भी फंक्शन है वो अभी मैं हटा दूंगा क्योंकि जिनके कारण एरर आ सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पे यार एक एटलीस्ट टाइटल तो हम डाल ही दें, TITLE टाइटल, TITLE टाइटल। इसमें यही ऑटो काम नहीं करता, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना पसंद करता हूँ HTML और CSS के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ import एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको क्या किया मैंने, मैप कर दिया। अब मैंने व्यूज़ बना दिया, टेम्पलेट बना दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, शायद वो जो कुछ मैसेज वहाँ लगे हुए हैं जिसका एरर आ सकता है, बट उसकी कोई अभी दिक्कत नहीं है, उसको हम चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। या अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो ये URL आ रहा है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है किसी URL पे जा रहा है तो ये उसका एरर दे सकता है क्योंकि अभी कोई URL नहीं है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं, सर्वर हमारा रन है कि नहीं, सर्वर रन कर लेते हैं। और अभी सिर्फ मैंने जो किया है, मैं सिर्फ व्यूज़ का जो HTML है उसको सही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि सामने कैसे अपलोड का टूल बनाना है वो मुझे आपको दिखाना है कि यूज़र के लिए अपलोड urls.py does not appear to have any pattern. ओके, URL does not have, ओके 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 ओके, हो पहले URL तो बना दो लल्ला, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, यहाँ पर URL टाइप करना है नॉर्मली किसी यूज़र के लिए, ठीक है। मतलब एक मेन URL हो गया हमारा, और दूसरा URL कौन सा हो गया, जो एप्लीकेशन के अंदर है। अब उसका मैं कोड यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए इसका कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो कि सिंपल तरीका होता है इसका। मतलब फ्रॉम django डॉट URLs, मतलब जेंगो का जो URLs का लिखा हुआ है वो सारा कुछ इंपोर्ट हो जा, पाथ, ठीक है, पाथ इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखना है फ्रॉम, जो मुझे व्यूज़ उठाने हैं, तो मेरे को व्यूज़ उठाने हैं एड्रेस बुक के इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है। तो इसके जितने व्यूज़ होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं, जैसे सेम हम उसमें लिखते हैं, यहाँ से हम चाहें तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, URL पैटर्न को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो URL पैटर्न, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब एटलीस्ट इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ, पाथ ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले मैं फंक्शन बेस लिख रहा हूँ तो इस तरीके से लिखूँगा मैं। सबसे पहले लिखूँगा अपने
जो भी मैंने व्यूज़ बनाया है उसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ अभी। ये अरे यार ये क्या पंगा है, कॉपी नहीं होने देता है कई बार। ठीक है, माउस चेंज करना पड़ेगा। चलिए ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमा व्यूज़ डॉट जो भी मतलब मेरा व्यू का नाम है। ठीक है, ये व्यूज़ डॉट डिफ़ॉल्ट व्यू इज इक्वल टू नेम, सॉरी कॉमा नेम इज इक्वल टू उसका नाम। ठीक है, तो अब मेरा ये एक यूआरएल बन गया है। मैंने क्या किया, इस एप्लीकेशन का सेपरेट यूआरएल बना दिया और इसका सेपरेट यूआरएल बना दिया। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ दोबारा सर, देखता हूँ हमें कोई और एरर मिलता है कि नहीं। कि हो जा रन, हाँ रन तो हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंपली इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं और देखता हूँ यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है चल रहा है कि नहीं, या सर्वर चल रहा है कि नहीं। तो हम 800 पोर्ट पे आएंगे और देखेंगे ये भाई साहब हमारा यहाँ पे ये दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, वो बात अलग है। तो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कि मेरा ये है ADD बुक स्लैश एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट पेज। ओके, नो रिवर्स मैच, द सिंपल अपलोड नॉट फाउंड। ओके, मैं जैसा कि बता रहा था कि मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है, कहाँ गया हमारा डिफ़ॉल्ट पेज, ये कुछ एप्लीकेशंस को ये रीड कर रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, मैसेज इन, क्योंकि फोर लूप चल रहा है इसमें, इस वजह से इसमें ऐसा हो रहा है। ओके हाँ, क्या एरर दिया इसने पहले एक बार देख लें, तभी आसानी। सिंपल अपलोड नॉट फाउंड टू वैलिड व्यू फंक्शन पैटर्न नेम। ओके, मतलब कि यहाँ कहीं जो है कॉपी किया इसको, इस व्यूज़ में गए और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब वो सिंपल व्यूज़ में कहाँ से रीड कर रहा है इसको देखते हैं। import export library, yes, this is the error. okay, reload। ओके, ये देखिए मेरा यहाँ पर आ गया अपलोड। अब मैं इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूँ इस HTML में, क्योंकि अपलोड जो है मेरा एड्रेस बुक। ठीक है, डिज़ाइनिंग देखो आपको खुद करनी होगी, ये बहुत सिंपली मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं करी है, बहुत प्लेन एंड सिंपल है। फाइल का नाम और अपलोड टू क्लोज। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रिफ्रेश करने पे। यार कहाँ जा रहा है ये, एड्रेस बुक स्लैश डिफ़ॉल्ट पेज। ठीक है, ये आ गया हमारा अपलोड एड्रेस बुक, चूज़ फाइल एंड अपलोड। चूज़ फाइल आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देन अपलोड। यहाँ पे डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी मैंने नहीं की हुई है, आप ध्यान रखें, डिज़ाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल तरीका मैंने अभी यूज़ किया है और यहाँ पे कोई भी अभी वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी एक ना बूटस्ट्रैप का मैं वो लगा देता हूँ, HCN। यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे ना थोड़ा सा हेड वो लगा देता हूँ CSS, जिससे कि थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आया मैं, और जो MST का बेस फाइल है उसमें मैं क्या करता हूँ, आपका आके यहाँ पे मैं CSS का जो मेन है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आया मैं टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स में आया मैं टैली के फोल्डर में, और बेस को ओपन कर लेते हैं। बेस में क्या है कि हमारे सारे URL लगे होंगे। ओके ओके, ठीक है, कॉपी किया। मेन जो यार मुझे बूटस्ट्रैप ही चाहिए, ऑल CSS min.js। ठीक है, और मैंने अपने डिफ़ॉल्ट पेज के हेड में आके लगा दिया इसे, और यहाँ पे django rest all देखते हैं क्या होता है। ओके, डिड यू फॉरगेट टू लोड। ओके, जो जो हमने हटाया था वो हमें दोबारा करना पड़ेगा। लोड हमने हटा दिया था, तो हम लोड दोबारा लगा देते हैं, क्योंकि विदाउट, कभी भी देखो विदाउट लोड स्टैटिक के आपकी CSS फाइल जेंगो में रन नहीं होगी।
क्योंकि अभी शायद उसमें मुझे टाइम लगता इसको कोड आउट करने में, तो मैंने बूटस्ट्रैप स्टीडियन डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिया, जिससे कि मेरा ये सिंपल सा एक स्टाइल काम कर रहा है। तो ठीक है, ये चूज़ फाइल का एक मैंने ऑप्शन बना दिया है यहाँ पे, आप जाके बूटस्ट्रैप की साइट पे इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्पज़ मेरे को इंपोर्ट करके दिखाना है। यहाँ चूज़ फाइल हम करेंगे तो जो भी फाइल हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम अपलोड करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ तक का तो ये काम हो गया है कि मैंने एक यूआरएल बना लिया है और मैंने एक डिफ़ॉल्ट पेज बना लिया। अब इसके बाद मैं मॉडल बना लेता हूँ, क्योंकि कोई भी डेटा जो है मेरा मॉडल के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्लास, और यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं इसको, एड्रेस बुक, ठीक है। ध्यान रखिए मैंने क्या किया, पहले व्यूज़ बनाया, यूआरएल बनाया और फिर उसका एक एचटीएमएल पेज बना दिया जो जिससे मुझे रेंडर्ड कराना है, जिससे मतलब सबमिट होगा तो किसी न किसी यूआरएल पे जाएगा। तो अभी हम उस यूआरएल पे भी काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूँ जो कि इसको फटाफट कोई भी डेटा यहाँ पर अपना इंपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे मॉडल डॉट क्लास का नाम, और उसके बाद फिर क्लास के नाम के बाद हमारा आएगा यहाँ पर मॉडल स्मॉल में डॉट मॉडल, ठीक है, कॉलन। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि मुझे लेना है नेम, नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या डेटा टाइप में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मॉडल्स डॉट कैर, ठीक है। अब मुझे इसकी लेंथ कितनी चाहिए, जब भी हम कैर फील्ड यूज़ करते हैं तो हमें उसका मैक्स लेंथ डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। अब मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक ट्रू कर देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लैंक इसको लेना चाहता हूँ कि ब्लैंक भी अगर रिकॉर्ड में आ रहा है तो वो ईजिली आ जाए, ठीक है, ब्लैंक ट्रू। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक कुछ डिफ़ॉल्ट, अगर अभी नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं देता हूँ मैं, ब्लैंक ट्रू इज़ फाइन। दूसरा है मेरा यहाँ पर एड्रेस, और तीसरा है मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। किसी का भी मुझे एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे 3 कॉलम के साथ में काम कर रहा हूँ, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे एड्रेस में डाल देता हूँ 255, क्योंकि मुझे एड्रेस बड़ा चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर में कर देता हूँ ओनली 10। इसके बाद एक फंक्शन होता है जिसको हम कॉल कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जिससे कि क्या है, जो भी हम ये स्ट्रिंग सेल्फ जो है जिससे हम इससे कुछ भी रिटर्न कराना चाहें तो रिटर्न में हमें वो डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर वो दिखा देता है। इसका प्लस पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट वगैरह करके नहीं दिखाएगा मुझे, इजीली नाम जो भी मैं डाल रहा हूँ वो नाम यहाँ पर दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने डेटा ये मॉडल बना लिया। अब इस मॉडल को मैं एडमिन में भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इसको एडमिन के अंदर भी देखना है। तो एडमिन में आया मैं, और यहाँ पे आके मैंने करा @ एडमिन डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे अपने मॉडल का नाम। अब देखो यहाँ पे मॉडल के नाम पे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट दिस। पाइचाम का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कुछ चीज़ें मुझे वहाँ जाकर लिखनी नहीं पड़ती हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ और काम ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। मॉडल का नाम, और यहाँ जो एडमिन में मॉडल का नाम रहेगा वो रहेगा एड्रेस बुक एडमिन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे मुझे अब लिस्ट डिस्प्ले का यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा लिस्ट डिस्प्ले, और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, या जैसे भी ले लेते हैं वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ID। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है यार, हाँ यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। ID कॉलन नेम कॉलन एड्रेस कॉलन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो भी मैंने अपने डेटाबेस में मतलब मॉडल के अंदर फील्ड दिया है वही मैंने यहाँ पर एडमिन में डाल दिया। अब मैंने इसलिए एडमिन में इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर करूँ वो मुझे एडमिन के अंदर दिखे, जो भी डेटा क्रिएट होगा मेरा वो एडमिन के अंदर होगा। अब मैं इसमें एक और लाइब्रेरी यूज़ कर देता हूँ जो शायद अभी काम नहीं आ रही हो बट आगे काम आएगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉट एडमिन, import export dot admin, import export dot admin import
ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन। ओके, यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ है मेरा फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉट एडमिन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉट एडमिन, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल एडमिन। यहाँ कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट क्रिएट अ फंक्शन। के 1 सेकेंड, कुछ सिंटेक्स मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, देखूँ ज़रा। यहाँ पर मेरे पास कुछ कोड पड़े हुए हैं, उसके अंदर मैं देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, इसमें आया मैं MST में आया और यहाँ पर एडमिन में आया, ओपन किया और यहाँ से कॉपी किया सिंपल और अपने कोड पे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ही थी, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपने इसको डेटाबेस को माइग्रेट करना होगा, क्योंकि जो भी मॉडल मैंने बनाया है उसको मैंने माइग्रेट नहीं किया है। तो जब भी हम मॉडल में कोई चेंजेस या नया मॉडल क्रिएट करेंगे तो हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलाना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर चलाएं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो जो भी आपने टेबल में मतलब मॉडल के अंदर चेंज किया है वो आपका हिट नहीं होगा। देखो, मॉडल भी एक टेबल है। अगर मैं एसक्यूएल में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या है, टेबल है, और यहाँ पे ये मॉडल है। क्योंकि जेंगो क्या है, हमारा ORM बेस्ड है, माइग्रेट। अगर ORM आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है लोगों ने जेंगो ORM मॉडल के ऊपर कि क्या क्या उसमें कैसे कैसे चीज़ें काम कर सकती हैं। और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है जेंगो की वेबसाइट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कोड चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एडमिन पैनल यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया ओके। अभी मेरा एडमिन पैनल शायद काम नहीं करे, या मैंने क्रिएट सुपर यूज़र मैंने बना दिया था, इस वजह से ये मेरा यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एड्रेस बुक आ गया मेरा। ओके, एड्रेस बुक आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, इसको यूज़र के थ्रू मुझे करवाना है एक्सेल से। यूज़र को पेज देना है, मतलब अपने इस पेज पर क्या करना है कि जब वो चूज़ फाइल करे और अपलोड करे तो इसमें जो भी डेटा हो वो मेरे डेटाबेस में जाके क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक एक्सेल जिसमें मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो वो एक्सेल मेरे पास बनी हुई है, मैं उसको कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा उसमें चेंजेस करूँगा। और ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सेल में सीक्वेंस आपको वैसे ही रखना है जैसा कि डेटाबेस में सीक्वेंस है। आप अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एरर दे देगा। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। अब यहाँ पे बुक 1 नाम की फाइल है। ठीक है, और मैं इसको अपने वाले फोल्डर में रख लेता हूँ, जो मेरा यहाँ पर फोल्डर है जिसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सिस्टम यार कुछ तो दिक्कत कर रहा है, अभी समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सेल रख दिया। ठीक है, अब एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ, अपने जो 4 कॉलम हैं उनको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सॉरी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, 3 ही है। तो देखो, फर्स्ट जो मेरा है वो मेरा डिफाइंड है आईडी के लिए। ठीक है, दूसरा नेम है, और फिर ये है मेरा एड्रेस। एड्रेस के बाद है कॉन्टैक्ट नंबर।
लैपटॉप मेरा कुछ दिक्कत कर रहा है। कॉन्टैक्ट, ठीक है, यूज़र। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया और कॉन्टैक्ट में मैंने डाल दिया 98734, ऐसे एक नंबर डाल दिया और यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा। और एड्रेस में मैं लिख देता हूँ B112 नोएडा दिल्ली। भाई ये डमी एड्रेस है, नोएडा दिल्ली एक साथ कभी नहीं लिखा जाएगा। बस मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि ये इजीली जो है हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। अरे यार ये बार बार मेल खुल जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया 1123 करके। ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड हो गया और यहाँ पे नेम हो गया। और ये देखो ए पे मैंने इसलिए आईडी डाला है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो होती है 0123, क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो 0 पे मैंने आईडी रखा है। और फिर आईडी इसलिए रखा है क्योंकि मॉडल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट होता है वो आईडी क्रिएट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट जो कॉलम होगा हमारा एक्सेल में वो आईडी के लिए डिफाइंड होगा, उसको ब्लैंक छोड़ दें या कुछ डाल दें। उसके बाद हमारा 0 1 2 3 तीन कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या एक्सेल बना लिया और मॉडल्स बना लिया। अब मुझे दो चीज़ें और बनानी है, जो है मेरा फॉर्म, मुझे एक फॉर्म बनाना है और फिर रिसोर्स फाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं चलो पहले आपको फॉर्म बना के दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे बनेगा। किसी सिंपल फॉर्म आपने अगर एक बार भी फॉर्म बनाया है तो वो सेम तरीका है हमारा फॉर्म बनाने का जेंगो के अंदर। फ्रॉम django import फॉर्म्स। ठीक है, फ्रॉम एड्रेस बुक डॉट मॉडल्स, कौन सा मॉडल बनाओ, एड्रेस बुक। ठीक है, अब फॉर्म के लिए भी हम एक क्लास बनाते हैं और यहाँ पे एड्रेस बुक फॉर्म नाम दे देते हैं उसका, एड्रेस बुक फॉर्म। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मुझे ध्यान रहता है कि हाँ यार ये फॉर्म है। कुछ लोग कहते हैं यार ऑलरेडी फॉर्म में बना हुआ है, बट सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। कॉलम, ठीक है। अब यहाँ मेटा क्लास आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेटा यूज़ नहीं करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है मेटा, आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ कंट्रोल प्रेस करके एक बार आप क्लिक करेंगे तो शायद आपको कुछ डिटेल इसकी दिखा देगा मेटा की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे मॉडल, ये वर्ड फिक्स है मॉडल, और फिर यहाँ पे अपने मॉडल का नाम, और यहाँ पे फील्ड्स में मुझे क्या है, सारे के FELDS फील्ड्स, FELDS फील्ड्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड में ऑल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्म बन गया। अब मैंने मॉडल बना लिया, फॉर्म बना लिया। अब जो मेन चीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल को चलाने के लिए वो है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल का भी होना ज़रूरी है, तो रिसोर्स को मैं बनाता हूँ और रिसोर्स में भी एक सिमिलर फॉर्म जैसा ही इसका भी कोड किया जाता है। और जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिसोर्स नहीं, ये वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि सेम नाम है तो थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिसोर्स मैं तभी कहूँ वो लाइब्रेरी क्यों नहीं आएगी, इंपोर्ट रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स फाइल यहाँ पर आ गई। अब लिखना है फ्रॉम जो मेरा मॉड्यूल है, अब मैं उसको लिखूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो देखो मॉड्यूल और ये लाइब्रेरी का नाम थोड़ा सा सिमिलर हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी इसलिए नहीं होना है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अंडरस्कोर के साथ है ये लाइब्रेरी है। ठीक है, जो लाइब्रेरी पैकेज लिखा हुआ है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये मैंने बनाया हुआ है, पैकेज बोल सकते हो आप, या यहाँ पर जो ऐप बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है। तो इस पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये भाई साहब एरर क्यों दे रहा है यहाँ, मैंने सही तो लिखा फ्रॉम दिस, अगर इस तरीके से भी कर दूँ मॉडल्स डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी में,
हाँ, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास कर दिया मैंने, क्लास का नाम एड्रेस बुक रिसोर्स। ठीक है, एड्रेस बुक रिसोर्स। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसोर्स डॉट रिसोर्स मॉडल रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे सजेशन देने से भी मुझे कभी कभी याद आ जाता है कि हाँ यार ये होना चाहिए था, इसलिए आईडी पाइथन कोड के लिए तो भाई बेस्ट है, इसका कोई तोड़ नहीं लगता मेरे हिसाब से। मॉडल इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब मैंने रिसोर्स फाइल भी बना लिया है अपना, और यहाँ पे मैंने क्या है मॉडल फाइल भी बना, फॉर्म बना लिया है मैंने, ये बना लिया है। अब मुझे थोड़ा सा व्यूज़ पे काम करना होगा कि जो ये व्यू होगा, अब ये फॉर्म तो आ गया, अब इस फॉर्म जब वो अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, जब वो अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो ये फाइलें अपलोड होनी चाहिए। और ये अपलोड कैसे होंगी, जब वो क्लिक करेगा इस फंक्शन पे आएगा और हमें क्लिक करके रिजल्ट यहाँ पर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और अब इसका यूआरएल भी बनेगा, जाहिर सी बात है, तो इसको यहाँ पे हिट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मेरा यूआरएल रेडी हो गया। अब यहाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ मल्टी यूआरएल आ रहा है और कॉमा देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब व्यूज़ में हम कोड लिखते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट आएगी, जो ऑफलाइन मतलब एक्सेल को अपलोड करेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ फंक्शन चलेगा ना, और वो फंक्शन चलेगा तभी तो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट होगा। तो उस चीज़ को हिट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे भी आप नॉर्मली रिक्वेस्ट अगर आप करते हैं ना, तो सेम तरीका वही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट किस टाइप की है। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, जो रिक्वेस्ट आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। ये पोस्ट है क्या, अगर ये पोस्ट, अभी तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, हम मल्टीपल लिख सकते हैं। अगर ये पोस्ट है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बनाऊंगा अपना रिसोर्स। क्या है मेरा रिसोर्स, जिस रिसोर्स से मेरा डेटा आ रहा है, और यहाँ पे दूंगा मैं उस रिसोर्स का नाम। तो यहाँ पे जो है एड्रेस बुक रिसोर्स। ओके, ये एरर तो नहीं देगा, इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, यस। ये यहाँ पे देखो मेरा इंपोर्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन कर दूंगा। अब मेरा रिसोर्स इस वेरिएबल, जो भी इस रिसोर्स में वो इस वेरिएबल में मैं जिसमें मैंने डिफाइंड किया है वो हो गया। अब इसके बाद होगा डेटा सेट इज इक्वल टू, डेटा सेट है मेरा, और यहाँ पर एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइब्रेरी है डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट टैबलिब डेटा सेट के अंदर आता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा सेट हो गया। अब डेटा सेट के बाद क्या करना है, मुझे उस फाइल का नाम देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू फाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ फाइल जो आ रही है अब हम उसको देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट FILE फाइल, कैपिटल में है ये शायद, हाँ कैपिटल में होता है ये, FILES फाइल्स, कैपिटल फाइल्स अंडरस्कोर माई फाइल, FILE माई फाइल। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं फॉर्मेट देखूंगा कि इंपोर्ट जो डेटा हो रहा है उसको मुझे लोड करना है और फिर क्या करना है, उसको हिट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा एक वेरिएबल बनाया मैंने, और मैंने लिखा डेटा सेट डॉट लोड कर दो मेरा जो ये है न्यू फाइल, इस न्यू फाइल को लोड कर दो और डॉट इसको रीड करो, रीड। तो हो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ, डेटा सेट डॉट लोड हो जाएगा और फिर न्यू फाइल डॉट रीड ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरा रीड। इसके बाद किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XLSX, क्योंकि अभी मैं एक्सेल से करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ तक मेरा काम हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है। रिसोर्स मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें ये रिसोर्स आ रहा है। डेटा सेट एक लाइब्रेरी है, ये डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया टैब लिब के ऊपर, आप देखोगे
ये टैब लिब इम्पोर्ट डेटा सेट, मतलब पूरे सेट को लेगा। फिर न्यू फाइल जिसमें वो फाइल का नाम रहेगा, और फिर इम्पोर्ट डेटा जो है, इस डेटा को उसने क्या यहाँ पर लोड कर दिया है, और लोड करते वक्त उसने क्या चेक किया, ये फॉर्मेट जो है हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो डेटा में एक रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आएगा, तो मैं लिखूंगा 4, मतलब उसमें जितना भी है उस सब लूप में वो ले लेगा और फिर उसको इंपोर्ट कर देगा। देखो होता क्या है, जनरली अगर मैं एक रिकॉर्ड की बात करूं तो शायद ये चीज़ काम कर जाए, बट जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड की बात करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या है, 6 रिकॉर्ड है। अब 6 रिकॉर्ड आएगा कैसे, क्योंकि कोई भी डेटा हमें उठाना होता है या इटरेट कराना होता है तो हम फोर लूप वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फोर लूप का यूज़ करेंगे। फोर डेटा, मतलब डेटा के अंदर वो आएगा, और इन इम्पोर्ट डेटा, मतलब इम्पोर्ट डेटा के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा के अंदर वेरिएबल आ गया, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा फंक्शनैलिटी जो है मेरी वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू मॉडल का नाम, एड्रेस बुक के, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो वैल्यू एड्रेस बुक, क्योंकि मैं यहाँ मॉडल का नाम इसलिए दूंगा क्योंकि इसको ये भी पता होना चाहिए कि इसको सेव किस में करना है। इसको क्या पता होना चाहिए, इसको ये भी पता होना चाहिए कि इसको सेव कहाँ करना है। अब डेटा मैंने बताया था, जैसे इंडेक्स हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, डेटा डेटा इंडेक्स 0 और कॉमा, इसका मैं कमेंट लिख देता हूँ कि ये आईडी के लिए यूज़ किया मैंने। फिर जो 1 पर आ रहा है उसको मैंने यूज़ किया नेम के लिए। ठीक है, इससे मुझे क्या है कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा कि कौन सा किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि डेटा डेटा लिखते आप चलोगे तो कई बार जब एक्सेल बड़ी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ कि जिससे मुझे पता रहे कि हाँ 1 नंबर पे ये आ रहा है, 2 नंबर पे ये आ रहा है, 3 नंबर पे ये आ रहा है। और एक्सेल में ये मैं 0 1 2 कैसे लगा रहा हूँ, देखो 0 1 2 3, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, और 0 पे मैंने क्या डाला हुआ है, आईडी डाला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है शायद, बट मैं इंपोर्ट जो लाइब्रेरी है और इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ अच्छे से, और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंपोर्ट हम इसको करते कैसे हैं। ये सेव हो गया। अब मेरा यहाँ इस फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी मेरी यहाँ पर फिनिश हो गई। ठीक है, वो इंडेंट का इशू था। अब रिटर्न में मेरा यही आएगा, इसी को किया है मैंने। अब क्या करना है, जब HTML का पेज सबमिट होगा, जब HTML का पेज सबमिट होगा तो एक्शन URL में क्या जाएगा, एक्शन URL में ये जाएगा कि URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं URL का पैटर्न। ठीक है, और अपने URL का नाम डाल देता हूँ बस। देखो URL अब यहाँ सिंपल अपलोड है, बट मैंने यहाँ जो नाम दिया है वो ये दिया है लोड का। तो अब यहाँ पे मेरा ये डेटा लोड हो गया। अब सिंपली जो है पोस्ट है मेरा मेथड, मल्टी फॉर्म डेटा की है। CRF टोकन लगाना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म में सबमिट हो रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है इफ़ मैसेज फॉर इन, तो मैसेज वगैरह अभी नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कि कोई मैसेज आएगा तो ऐसा कोई इशू मुझे ऑप्शन देगा। ये किसी के लिए कोड लिखा था मैंने कि हाँ मैसेज जो है हमारा ड्रॉप करेगा अगर कुछ ऐसा होता है, तो कोई भी इशू आता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर इंड4 जो है सिंपली अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड फाइल करेंगे हम। तो अपलोड फाइल में मेरा ये क्लास आ गया, और ये शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ मगर देखते हैं। ठीक है, अपलोड एंड क्लोज। अब यार चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं ये चीज़ काम कर रही है या मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। अभी तो लोड हो रहा है, मतलब पहले तो मेरा सर्वर ही नहीं चल रहा है, इसको चेक करो पहले। ओ वैल्यू इंडेंटेशन डज नॉट मैच आउटलाइन। ठीक है, पहले इंडेंटेशन सही करो भाई, कहाँ इंडेंटेशन गलत किया है तुमने। ओके, वैल्यू जो है मेरा किसके अंडर आएगा, फोर लूप
लूप के अंदर नहीं आएगा, वैल्यू के नीचे आएगा और ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ओके, इंडेंटेशन का एरर कहाँ दे रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। इंडेंटेशन का एरर तो यहाँ से सॉल्व हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अगर ये दोबारा देगा तो इसको ध्यान देंगे। व्यूज़ डॉट पाई 30 पे ये दे रहा है, व्यूज़ डॉट पाई 30, हाँ उससे रिफ्रेश का प्रॉब्लम था शायद। हिट किया, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ डेटा टेबल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपना फर्स्ट इंपोर्ट कि कहाँ पर है भाई ये। तो इसको लो, कॉपी कर लिया मैंने, चूज़ फाइल किया। अब यहाँ पे मैंने इसको और मेरी डायरेक्टरी दिखा रहा है, हिट किया मैंने और इसको ओपन किया और मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया। ओके, नल कंस्ट्रेंट फेल एड्रेस बुक डॉट नेम। ओके, शायद मेरा डेटा क्रिएट हो गया है, मगर ये नल कंस्ट्रेंट का मुझे एरर दे रहा है, नहीं क्रिएट हुआ। ओके, नहीं, ओके रिकॉर्ड आ गया है बट नल कंस्ट्रेंट का एरर इसने दिया कुछ, यहाँ पर हमारा ब्लैंक आ रहा होगा, इस वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, नल कंस्ट्रेंट को तो मैं ट्राई एंड ब्लॉक से भी फिनिश कर दूंगा कि ट्राई कैच में। तो ये हमारा इस तरीके से इंपोर्ट हो जा रहा है। तो ये नल कंस्ट्रेंट से कोई वो ज़्यादा वो टेंशन नहीं है अभी हमें। इसको मैं दूसरे तरीके से भी हटा सकता हूँ और ट्राई ब्लॉक में भी मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ शॉर्टकट तरीका में। ट्राई नहीं लगाता मैं, सिंपल क्या करता हूँ, कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड्स आते हैं एक्सेल में जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो आपको क्लीन प्रोसेस में क्लीन करना होगा जो भी आपके में ब्लैंक आएगा, क्योंकि हर किसी का सिनेरियो इस केस में अलग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स में अपने जाके चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नल ट्रू, ठीक है। जब ये ट्रू रहेगा तब ऐसा नल कंस्ट्रेंट का कोई भी एरर नहीं मिलेगा मुझे। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया था कुछ भी आप चेंज करोगे तो आपको क्या है, माइग्रेशन अप्लाई करना होगा और माइग्रेट अप्लाई करना होगा। रन सर्वर, हाँ रिफ्रेश किया और दोबारा से मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और ओपन अपलोड। ओके, अभी देखो ये एरर नहीं आया क्योंकि मैंने नल कंस्ट्रेंट हटा दिया था, बट इसको हम ट्राई एंड ब्लॉक, ट्राई जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है उसके थ्रू हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब देखो नल कंस्ट्रेंट का एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो हैं ब्लैंक आ रहे हैं, मतलब एक्सेल में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ डली हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि वो किस चीज़ से कर रहा था। ये आप ट्राई ब्लॉक लगा के इसको रोक सकते हैं। अरे यार ये बार बार कैसे हो जाता है। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो अब मेरे को आपको यही दिखाना था कि जो भी एक्सेल से डेटा है वो आप इजीली इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे आपका रिकॉर्ड कितना बड़ा भी हो, आप इजीली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट को रिवाइज कराता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने एक ऐप किया यहाँ पे, उसे सेटिंग्स पाई में डाला, फिर मैंने मॉडल बनाया, फॉर्म बनाया, यूआरएल एक सेपरेट बनाया और इसका व्यूज़ बनाया और रिसोर्स बनाया और इसको मैप कर दिया जिससे मेरा ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, मैं इसका सैम्पल कोड पिंग कर दूंगा आपको, आप सैम्पल कोड मेरे ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब एक चीज़ इसमें और है जो मैं देख लेता हूँ, अभी एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने इसमें पूरा कोशिश किया है कि बेसिक जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं किसी भी डेटा को अपलोड करने का यूज़र के लिए, तो आप कर सकते हैं इसको। देखो, आप एडमिन में भी अप्लाई कर सकते हो। एडमिन में अप्लाई करने का तरीका, आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जाके रीड करोगे तो उसमें क्या पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एडमिन में कैसे ऐड होगा, अगर जेसन है तो कैसे ऐड होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, इंपोर्ट कैसे